बड़ी ही शानदार बात बोली गई है यहाँ पर। अगर आप लोगों का जो गोल है वो आप लोगों को नहीं डरा रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने गोल जो है वो बड़ा छोटा बनाया है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा बोला भी गया था कि आज की डेट में अगर आप लोग अपना जो गोल है वो छोटा रखते हैं तो आप लोग एक क्राइम कर रहे हैं। यानी कि उनके द्वारा तो ये बोला गया कि लाइफ में कभी छोटा गोल होना ही नहीं चाहिए, हमेशा एक बड़ा गोल होना चाहिए। इसके पीछे बोलने का, ऐसी बातें बोलने का तर्क क्या है? तर्क ये है, अगर आप लोगों ने कोई छोटा गोल रखा, यानी मान लीजिए आप लोगों को डेली जो है मॉर्निंग में आप लोग 7-8 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने छोटा सा गोल रखा, चलिए आज जो है 6:30 बजे उठेंगे, ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को डराएगा नहीं, ऐसा लगेगा ठीक है यार आधे घंटे पहले तो उठना है। पर लेकिन अगर आप लोग बोले कि 3 बजे उठना है तो आप लोगों का दिमाग जो है एक बार को चकरा जाएगा कि नहीं हो पाएगा यार, ठीक है, तुरंत आप लोगों का दिमाग आप लोगों को ये बोलेगा। तो हमेशा गोल जो है वो बड़ा रखिए। पर लेकिन एक और बात आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है, इस बड़े गोल को अचीव करने के लिए स्टेप छोटे छोटे आप लोगों को रखने हैं। मतलब क्या कहने का मतलब यहां पर यह कि उठना तो मान लीजिए आप लोगों ने 3 बजे है, पर लेकिन अगर आप लोग 7 बजे उठ रहे हैं तो आप लोग डेली कोशिश कीजिए कि 15 मिनट या फिर आधा घंटा डेली आप लोग कम करते चले जाइए और तब अपने आप को 3 बजे पर लेकर आइए। पर लेकिन एंड जो गोल है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि एंड ही गोल लगा रखा है कि 6:30 बजे उठना है बस, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये टारगेट अगर आप लोग लगा पाएंगे तो आप लोग अपने अंदर के जो इंसान है, वो नहीं कहते कि हनुमान जी को भी उनकी पावर जो है वो याद दिलानी पड़ी थी, तो एक तरीके से आप लोगों को भी अपनी पावर जो है वो याद करनी है। एक इंसान जो है वो किसी भी हद तक जाकर कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर जमीन के अंदर से ट्रेन चलाई जा सकती है, पानी के अंदर से ट्रेन चलाई जा सकती है, हवा में हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और ये वो सारी चीजें हैं जब किसी इंसान ने पहली बार सोची थी तो ये लग रहा था कि ये पागल इंसान है, पागल वाली बात कर रहा है, हवा में कैसे कोई चीज उड़ सकती है वो भी इतनी भारी, कैसे जमीन के अंदर से इतनी बड़ी ट्रेन चल सकती है, पर लेकिन पॉसिबल हो पा रहा है ना आज की डेट में। तो अगर आप लोग उस चीज को सोच सकते हैं तो आप लोग उस चीज को अचीव भी कर सकते हैं। और जब इंसान ने एक खाका तैयार कर लिया माइंड में कि आप लोग ये कर सकते हैं और ये पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है, तो आधी रेस तो आप लोग वहीं पर ही जीत जाते हैं। आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी कि इंसान जो है आज की डेट में आधा तो तभी हार जाता है जब वो अपने आप को दूसरे के साथ में कंपेयर करके बोलता है कि नहीं यार ये तो टॉपर है और मेरे से तो कुछ नहीं आता है। आधी रेस तो आप लोगों की वहीं खत्म हो जाती है। इसका उल्टा भी उतना ही अच्छा है। अगर आप लोग एक बार ये सोच लो कि टॉपर है तो क्या हुआ, अरे हम भी पढ़ेंगे। और यूपीएससी का गेम ही ऐसा है कि अगर आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो वो टॉपर वगैरह नहीं देखती, आप लोग कितनी चीजों को ढंग से एनालाइज करते हैं, कितने आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो चीजें मैटर करती हैं वहां पर, ना कि टॉपर। तो अच्छे अच्छे टॉपर रह जाते हैं और एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी निकल कर चला जाता है। अगर आप लोग अपने दिमाग को ये बातें बताने स्टार्ट करोगे तो आप लोगों ने मानिए कि आधा गोल आप लोगों ने अचीव कर लिया है। कहने का मतलब घुमा फिराकर सीधा सीधा बात यह है कि अगर आज की डेट में आप लोग अपने आप को अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कम नहीं आंक रहे हैं, तो आप लोग किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। पर लेकिन वो गोल जो है वो गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। ओके, शानदार तरीके से एंजॉय करो यार त्योहार। तो सबको सबसे पहले तो सभी को आप लोगों को जो ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे सेलिब्रेट करनी है। और यहाँ पर एक ये बेसिकली एक नोट भी दे रखा है, दिल्ली पुलिस के द्वारा नोट दिए गए यहाँ पर कि मेंटेन करने आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए फिलहाल जो है गले मिलकर ईद मुबारक की जाती है, तो यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि गले न मिला जाए लोगों से, क्योंकि डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तभी हम लोग बीमारी को रोक पाएंगे। इसी के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी यहाँ पर रहनी है, गैदरिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि बीमारी जिस लेवल पर पहुंच रही है आप लोग उसी तरीके से चीजों को फॉलो कीजिए, मास्क वगैरह लगाइए, क्योंकि कंडीशन आप लोगों को बताइए क्या चल रही है देश के अंदर, तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग फॉलो कीजिए। त्योहार है तो अच्छे सेलिब्रेट कीजिए, पर लेकिन चीजों को ध्यान में रखते हुए। पता चला जिसको आप लोग प्यार करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग उससे गले मिलने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को बीमारी है तो आप लोगों को बीमारी लग गई है, फिर आप लोगों को बीमारी है, आप लोगों के चाहने वाले को बीमारी लग गई, तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में है। तो ये बीमारी, सबसे अच्छी बात ये है इस बीमारी की, बड़ी इज्जतदार बीमारी है। आप लोग नहीं बुलाओगे तो ये आप लोगों के पास में नहीं आएगी। आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए वीडियो के एंड में, इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। एक कमेटी के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है जस्टिस केटी थॉमस कमेटी। ये कमेटी किससे लिंक्ड है आप लोग ये बताइए। बोला जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी कई बार डैमेज कर दी जाती है गुस्से में आकर, कहीं गाड़ी जला दी, कहीं कुछ तोड़ दिया, उसके डैमेज को रिकवर करने की कोशिश करेगी, इसको रोकेगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरा बात की जा रही है ऑर्गेनाइज क्राइम जो किए जाते हैं वुमेन के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, उसको रोकेगी यहाँ पर। इसी के साथ में जो इकोसिस्टम है फ्रजाइल, काफी जो बेकार इकोसिस्टम हो चुका है आज के डेट में, काफी कमजोर, जो वेस्टर्न घाट का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए एनसीआर वाले रीजन में, नेशनल कैपिटल वाला जो रीजन है, वाटर पोल्यूशन कैसे रोकें, उसके लिए यहाँ पर जस्टिस केटी थॉमस कमेटी बनाई गई है। तो सही आंसर आप लोग बताइए, जो भी सही आंसर देगा वीडियो के एंड में उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो अच्छे से आंसर दीजिए चॉकलेट के चक्कर में अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग हैं देखिए सही है यार, अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, ठीक है। पर लेकिन एक छोटी सी बात और यहाँ पर,
जो भी यहाँ पर कम्युनिटी टैग में मैं आप लोग क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेंज कर वहां पर क्वेश्चन देता हूं। तो यहां पर एक बड़ी ही बुरी सिचुएशन मुझे देखने को ये मिल रही है। मैंने ये क्वेश्चन कल आप लोगों को वीडियो में डिस्कस किया और ये क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस करने के बाद में मैंने कम्युनिटी में जाकर डाल दिया क्वेश्चन, बस थोड़े से ऑप्शन चेंज कर दिए मैंने। तो यहां पर ऑप्शन चेंज करते हैं, यहां पर हरकत आप लोग देखो क्या हो रही है। यहां पर जो लोगों के द्वारा जो वोट की गई, और ये तो मैंने कल शाम उठाया था वहां से, अभी तो और भी ज्यादा हो चुकी होंगी ये वोटिंग। यहां पर अगर देखिए जो आंसर था इसका बी था, पर लेकिन मैंने जैसे ऑप्शन चेंज किए तो लोगों ने क्या किया, यहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर लगा दिया। तो जो यहां पर फूड वेस्ट जो इंडेक्स है, यहां पर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, ये की गई थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, जबकि यहां पर 36% लोगों के द्वारा ओनली ये आंसर दिया गया। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग जो है चीजों को जब भी इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हाँ सर ने क्लास में वो बता दिया उसी पैटर्न में कि हाँ वही आंसर होगा जो क्लास में बताया था। अगर मैं जरा सा भी यहाँ पर कम्युनिटी टैग में क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें जरा सा भी हेरफेर कर दूं तो तुरंत गलत आंसर आने स्टार्ट हो जाता है काफी लार्ज स्केल पर। यार क्वेश्चन पढ़ा करो, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वहां पर मैं नहीं बैठ के बनाऊंगा कि मैंने क्लास में डिस्कस किया है वही आएंगे। ऊपर नीचे जरा सा ऑप्शन कर दिया आप लोगों ने, फिर भी वही ऑप्शन लगा दिया, तो इससे पता चलता है कि कितना केयरलेस होकर क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 50% लोग जो हैं वो बिल्कुल केयरलेस होकर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिनके द्वारा ये आंसर लगाया गया, वो भी पढ़ाने के बाद भी। तो यहां से पता चलता है कि आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को सुधारिए, वरना काफी बड़ा खामियाजा भुगतना आप लोगों को पड़ सकता है। ओके, आइए जल्दी जल्दी पहले एक ओवरव्यू लेंगे आज के न्यूज़पेपर का, इसके बाद में शानदार एडिटोरियल है यहाँ पर, जिससे क्वेश्चन भी आप लोगों का बनेगा, तो क्वेश्चन भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो केस निकल कर आए कल, ये थे 3.46 लाख, यानी कि 3.5 लाख के करीब केस हमारी कंट्री में कल देखने को मिले। और इसी के साथ में यहाँ पर ये लगभग 3,868 लोगों की जान गई इस पर्टिकुलर बीमारी से। सबसे टॉप पर रहा नंबर ऑफ केसेस में महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर केरला और तीसरे नंबर पर कर्नाटका। इसी के साथ में जो सबसे ज्यादा जान गई वो गई महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर कर्नाटका के और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में। तो ये है लोगों की जो जान जा रही है उसका पैटर्न, और जिस तरीके से केसेस कंट्री के अंदर निकल कर आ रहे हैं उसका पैटर्न। तो ये पूरे अगर केसेस आप लोग देखोगे तो 2 करोड़ से ऊपर केस जा चुके हैं, 2,36,88,742 केस हो चुके हैं और 2.5 लाख के करीब लोगों की जान जा चुकी है हमारे देश में अब तक, यानी कि 2,58,000 के करीब लोगों की जान अब तक जा चुकी है देश के अंदर। तो इस बीमारी से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा महामारी हमारे देश में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में ही देखने को मिल रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली सारी जो अपोजिशन है उनके द्वारा बोला गया है कि हमारी कंट्री में फ्री और यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जो दवाइयां है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके और इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। आज की डेट में अगर देखें कई सारे राज्य जो है वो त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनके पास में दवाइयां नहीं है, तो इसके चलते उनको जो उनके प्रोग्राम है जिसके चलते वो दवाइयां प्रोवाइड करा रहे थे वो सारे प्रोग्राम उनको शट डाउन करने पड़ रहे हैं। कल कई सारे केसेस ऐसे दिल्ली में देखने को मिले। अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, ये देखिए दिल्ली के अंदर लगभग 100 के करीब सेंटर जो है उनको बंद करने पड़ गए क्योंकि वहां पर दवाइयों की कमी रही, और ऐसा दिल्ली में नहीं कई सारे राज्यों में और देखने को मिला। तो ये जो दिक्कत है ये हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर इसी तरीके से प्रॉब्लम चलती रही तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इसी के चलते जो भी यहां पर अपोजिशन के जो भी पार्टी के जो लोग हैं, जैसे उद्धव ठाकरे हो गया, सोनिया गांधी जी हो गया, शरद पवार हो गए, सीताराम येचुरी हो गए, कुछ तो लोग ऐसे जिन्होंने अपने परिवार के मेंबर भी खोए इनमें, ठीक है, ममता बनर्जी जी हो गए, एमके स्टालिन हो गए, इनके द्वारा मिलकर ये बोला गया है कि कंपलसरी एक तरीके से जो वैक्सीन है यूनिवर्सल वैक्सीन यहां पर प्रोवाइड कराइए सबको। उसमें ये मत देखिए कौन सी एज का है, जैसे पोलियो की वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाती ना कि कौन सी एज का है, किस रिलीजन का है, किस एरिया का है, वो सारी चीजों से ऊपर उठकर सबको दवाइयां प्रोवाइड करानी है। और ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब सेंटर जो है उसमें बढ़ चढ़कर आगे आएगा। अगर सेंटर ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसके बारे में मैं आप लोगों से एक एडिटोरियल भी डिस्कस करूंगा, काफी प्यारी कुछ चीजें आप लोगों को वहां पर भी जानने को मिलेंगी कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट जो है उनको काम करना चाहिए। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात चल रही है कि कई सारी दवाइयां हो गई जैसे कि रामदेसिविर हो गया। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है जो बेसिकली कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं उनके ऊपर जो जीएसटी लगाया जा रहा है, जीएसटी एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो हटा देना चाहिए फिलहाल कुछ टाइम के लिए कम से कम, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो कंडीशन देश के अंदर चल रही है उनकी जो महंगी जो मार यहां पर जनता को झेलनी पड़ रही है, खासकर उस टाइम पर जब लोगों के पास में जॉब नहीं है, कोई अर्निंग का साधन नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी कैसे इसको टैकल करके चलना है, वरना काफी बड़ी दिक्कत यहां पर आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। तो इसी के चलते यहां पर ये बात बताई जा रही है। कहने का मतलब यहां पर यह है आज की डेट में जो सिचुएशन है उसको टैकल करना काफी ज्यादा जरूरी है और ये मिलकर ही काम चलेगा। महाराष्ट्र कर्नाटक के द्वारा भी वैक्सीन प्रोवाइड कराना बंद किया गया क्योंकि वहां पर भी दवाइयों की काफी ज्यादा कमी देखने को मिली। तो आगे आने वाली जो महामारी है उसको अगर रोकना है तो थोड़ा सा चीजों को हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
इसी के साथ में अगर बात की जाए, यहां पर बात की जा रही है आईसीएमआर के बारे में, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आईसीएमआर के जो चेयरमैन है उनके द्वारा यह बोला गया कि मिनिमम 6 से लेकर 8 वीक का लॉकडाउन जरूरी है देश के अंदर, अगर इस वेव को आप लोग तोड़ना चाहते हैं। तो ये बोली गई है आईसीएमआर की जो चीफ है उनके द्वारा ये बात बोली गई है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि लगभग 1.5 या 2 महीने का लॉकडाउन यहां पर लगना चाहिए अगर सिचुएशन को आप लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। तो बलराम जो भार्गव साहब हैं उनके द्वारा यह बात बोली गई है, जो कि आईसीएमआर से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट और एक काफी जो बॉडी है, ये हमारी कंट्री में बायोमेडिकल रिसर्च में काम करती है। ये जो बॉडी है यहां पर अगर बात करें, ये जो फंड की जाती है तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा फंड की जाती है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये फंड की जाती है। और इसी के साथ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो स्टेब्लिश की गई थी 1911 में। उस टाइम पर जब 1911 में ये स्टेब्लिश की गई, उस टाइम से बाद में फिर आगे चलकर इसको 1949 में इसका नाम चेंज किया गया। उस टाइम पर इसको IRFA बोला जाता था। अब IRFA क्या है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसमें बोल देता हूं। स्टार्टिंग का जो IR है वो है इंडियन रिसर्च, F क्या है यहां पर और A क्या है ये आप लोग बताइए। इसका नाम आज के चेंज कर 1949 में ICMR कर दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये जो बॉडी है ये फोकस करती है कि हमारी कंट्री में किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, अगर कोई ऐसी बीमारी महामारी आ रही है उसको कैसे टैकल करना है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बाकी एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने बोला कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा या फिर पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, तो उस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं, तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड की गई है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला ना कि यहां पर अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, तो जो भी मैंने प्रूफ वहां पर दिए हैं उसका बेसिक पर्पज यही है कि ताकि आप लोग अपनी स्टडी को एक सही डायरेक्शन दे सके। रेगुलर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो आप लोग खुद देखिए बीमारी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर बोला जा रहा है कि लगभग 1.5 से 2 महीने का लॉकडाउन लगना चाहिए। और अभी हमारी कंट्री में अभी इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं कराए गए, तो कैसे पॉसिबल है प्रीलिम्स कंडक्ट कराना। तो प्रीलिम्स तो नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। तो उसी के हिसाब से अगर आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा खासा टाइम मिल रहा है और जिसको लग रहा है कि अब तक प्रिपरेशन नहीं हुई थी, तो एक काम जरूर कीजिएगा, आप लोग कम से कम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह जो है उसको आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोग रिवीजन अच्छे से कर सके। तो जो भी आप लोग का वीक पोर्शन है उसके हिसाब से अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी जल्दी ही लगेगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, देखिएगा जल्दी जिस तरीके की कंडीशन बनी हुई है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं आप लोगों को इनका ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो ईपीएफओ का पेपर है उसका क्या होगा। ईपीएफओ का पेपर यार देखो, ये सारी चीजें ना तभी डिसाइड हो पाएंगी जब यहाँ पर देश में ये जो वेव चल रही है अभी कोविड-19 की, वो थोड़ी कम पड़ेगी, थोड़ी कमजोर होंगी, तभी ये चीजें आगे निकल कर आ पाएंगी। क्योंकि फिलहाल जो है काफी ह्यूज केसेस आ रहे हैं देश में, 3-3 लाख केस आ रहे हैं। तो समझते हैं इस टाइम पर क्या कंडीशन और क्रिएट हो सकती है, ऑलरेडी क्या माहौल बन चुका है। तो वो वीडियो डिटेल में इसीलिए बनाइए, देखिएगा जाकर, सारी चीजें उसमें प्रॉपर समझाई गई है। और एक्सपेक्टेशन कब है एग्जाम कंडक्ट कराने की वो भी मैंने आप लोगों को बताई है, तो उसमें सारी चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगी। उसको देखने के बाद में आप लोग अपना एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं कि आगे कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों को लेकर चलनी है। अभी बलराम भार्गव साहब के द्वारा यह बोला गया कि आज की डेट में अगर बात करें, जो इन्फेक्शन का रेट है वो 10% ज्यादा है जितना हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि टेस्ट करने से भी ज्यादा आ रहा है, इतना हम लोग टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी चीजें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है देश के अंदर, तो ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो गहमागहमी चल रही है अभी फिलहाल के टाइम पर, ऐसा लग रहा है कि ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है अगर ऐसी कंडीशन बनी रही। अभी आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके की माहौल बना हुआ है, खासकर गाजा स्ट्रिप के अंदर में, जिस तरीके से इजराइल सोल्जर जो है फायरिंग कर रहे हैं और अपोजिट भी वहां पर चीजें ऐसी देखने को मिल रही है। तो गाजा स्ट्रिप वाले रीजन में अगर ऐसी सिचुएशन बनी रही तो यहां पर काफी ज्यादा नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यहां पर अभी एक न्यूज में निकल कर आई कि गाजा स्ट्रिप वाले एरिया में जो ये अटैक किया गया, तो हमारी कंट्री की एक महिला थी, जब यहां पर अटैक किया गया इनकी जान चली गई। ठीक है, तो यहां पर ये अपने हस्बैंड के साथ पर उस टाइम पर वीडियो कॉलिंग कर रही थी यहां पर, जब इनकी जान गई, अटैक हुआ यहां पर। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के ऊपर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री के सिटीजन काफी लार्ज स्केल पर हर दुनिया के हर देश के कोने में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अगर कहीं पर भी कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो हमारी कंट्री को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो कि अभी आप लोग यहां पर देख भी रहे हैं। तो ये सिचुएशन है कि इसीलिए चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री के लोग यहां पर इनकी जान जा रही है, हम लोग इसीलिए बोले कि यहां पर यार ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, लड़ाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर किसी भी कंट्री के अगर लोगों की जान जा रही है, खासकर जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जान जा रही है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि शांति बनाकर रखी जा सके। ठीक है, इसी के साथ में फिर से यहां पर एक और जो पिंडारा बॉक्स यहां पर खोला जा रहा है यहां पर कि एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है। नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बोलते हैं जिसको आप लोग, उसको फिर से यहां पर रिव्यू करने की बात की जा रही है, रीवेरिफिकेशन किया जाएगा।
तो आसाम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये बात बोली गई है। और आसाम के नए चीफ मिनिस्टर जो चुनकर आए, इनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं आसाम के। अच्छा, कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने आप लोगों को पता है? बताइए, चलिए देखता हूं। खासकर आसाम वाले जरूर आंसर देना इसका, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए अपने स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम से कम यहां पर कल आप लोगों को पता है पूरे देश के अंदर यहां पर जो इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया गया, यानी कि जो नर्स है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। नर्स नॉर्मली हम लोग फीमेल को देखते हैं, पर लेकिन मेल भी यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था हमारी जो पीआईबी वाली, यानी कि जो हमारी नैनो मैगजीन वाली वीडियो आती है उसके अंदर में, तो मैंने आप लोगों से थीम भी बताई थी। यहाँ पर तो 12 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, आज है 13 तारीख। तो आप लोगों को ये बताना इसकी थीम क्या थी। देखता हूं कौन कौन यहाँ पर सही आंसर देते हैं, इससे पता चलेगा कितने सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, आगे बात करें। यहाँ पर फिर से मैं वही बात बोलूंगा यार, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं ना, हमेशा वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं जो आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। एक भी दिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता हूं जो आप लोगों को नहीं पढ़ा है। तो ये जरूरी है कि आप लोग इसका ध्यान रखिए, रिविजन करते रहिए, ताकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं ताकि आप लोगों को ये अंदाजा रहे कि रिवीजन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैंने जो पीआईबी वाली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, डेली एंड में वीडियो के लास्ट डे का मैं रिवीजन कराता हूं, तो वो जरूरी है। यहाँ पर देखिए, रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लाइफ में आप लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं। अगर वो ढंग से नहीं चल रही है तो फिर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। एक शब्द यूज किया गया जिसका नाम है यहाँ पर TIFF, तो टिफ यहाँ पर इसका मतलब होता है मनमुटाव। तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के अंदर मनमुटाव हुआ, तो यहाँ पर एक फ्रेंड की हेल्प लेके वुमेन के द्वारा अपने हस्बैंड की जान ले ली गई। तो ऐसे ऐसे माहौल आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिलते हैं कई बार। तो ये जो रिलेशनशिप है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे हैंडल करके चलनी है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप आप लोगों को क्यों ना देखने को मिले। ये काफी ज्यादा जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर रखा जा सके, और इस बैलेंस की जो नींव होती है वो होती है ट्रस्ट। जब तक आप लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते रहोगे, जब तक आप लोग एक दूसरे का विश्वास करते रहोगे, जब तक आप लोग एक दूसरे की इज्जत करते रहोगे, तो यहां पर ये वो चीजें हैं जो कि रिलेशनशिप को खींच कर ले जाती है। ये वो पहिया आप लोग बोल सकते हैं। अगर ये पहिया खराब होने स्टार्ट हो गए तो फिर गाड़ी चलना मुश्किल हो जाएगी। तो जरूरी है, अगर आगे कभी भी आप लोग किसी भी इंसान के साथ में शादी करते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप लोगों के अंदर एक दूसरे की रेस्पेक्ट हो। रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज हो जाती है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट हो और इस रेस्पेक्ट के बीच में ट्रस्ट हो, तो ये काफी एक बेस तैयार करेगा आप लोगों के लिए, वरना ऐसी सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है अभी अमित शाह साहब के खिलाफ जो यहां पर मिसिंग रिपोर्ट यहां पर लगाई गई है। रीजन क्या है? अभी फिलहाल अगर आज के में देखिए, जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट की साइड से कोई आगे निकल कर आ ही नहीं रहा है प्रॉपर वे में बातें करता हुआ कि हाँ यार ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, कोई प्रॉपर प्लान बना लेते हैं। पहले जब कोविड-19 था यहाँ पर मार्च के महीने के बाद में बार बार हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं कभी दिए जलवा रहे थे, कभी थालियां बजवा रहे थे, ठीक है। वो सारी जो भी यहाँ पर उस टाइम पर चीजें देखने को मिल रही थी, जो भी थी वो जैसी भी एक्टिविटी थी, चाहे आप लोगों को अच्छी लगी हो चाहे बुरी लगी हो, पर लोगों की इंगेजमेंट काफी अच्छी वहां पर देखने को मिल रही थी और लोग मोटिवेट होकर वो काम कर भी रहे थे, ठीक है। एक गम के माहौल में कम से कम एक छोटा सा सेलिब्रेशन टाइप में वहां पर देखने को मिल रहा था। जो भी है आप लोगों को हो सकता है किसी को अच्छा लगा हो, किसी को बुरा लगा हो, किसी को लगा हो फालतू का ड्रामा है, जो भी लगा, पर लेकिन एक टाइम पर इंगेजमेंट यहां पर हमारी कंट्री के लीडर्स की देखने को मिल रही थी। फिलहाल जो केसेस आ रहे हैं उसके चलते जो वो इंगेजमेंट है वो अभी ना के बराबर हो गई है। तो इससे यहां पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब चीजें कैसे आगे बढ़ने वाली है। अभी यहां पर हमारी कंट्री में पीएम केयर फंड यूज किया जा रहा है, जो बात की जा रही है वेंटिलेटर खरीदने के लिए अलग अलग एरिया में। तो पीएम केयर फंड क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पीएम केयर फंड की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, ये तो अब तो याद हो जानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर ये जो फंड है इसमें 3 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन होते हैं, पर लेकिन डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और मिनिमम 10 रुपीज तक का आप लोग इसके अंदर डोनेशन दे सकते हो, इनके माइक्रो लेवल पर भी आप लोग यहां पर डोनेशन कर सकते हो। इसी के साथ में यहां पर पीएम केयर फंड में पैसा जो जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें जो एग्जेम्पशन रहता है, जो यहां पर 80G जो रहता है उसके तहत यहां पर एग्जेम्पशन दिया जाता है, यानी कि जो पैसा आप लोग यहां पर दे रहे हैं उसमें आप लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसी के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है वो भी यहां पर बोलती है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट अगर बात करें यहां पर जो ये पैसा बोलती है जो कॉर्पोरेट कंपनी को लगाने के लिए सोसाइटी में, तो उसके तहत बात की जाती है कि ये जो पैसा यहां पर जो लगा सकते हैं उसके ऊपर आप लोगों को कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें पे करो, ये बात यहां पर बोली जा रही है। अब वो पैसा यहां पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फंड है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कोविड-19 को लेकर, जो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा यहां पर ये बात की गई है कि जो चिल्ड्रन सेफ्टी के लिए 1098 नंबर है 24/7 वर्क कर रहे हैं। कई सारे बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट्स सफर कर रहे हैं कोविड-19 से, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो उस टाइम पर बच्चों को गलत हाथों से बचाने के लिए ये स्टेप यहां पर उठाया जा रहा है। तो इसमें आप लोग भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है आसपास में आप लोग ऐसा लग रहा है
तो आप लोग भी इसमें अपना रोल प्ले जरूर कीजिएगा, क्योंकि कंडीशन जो है वो काफी खराब है देश के अंदर आज की डेट में, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से थोड़ा भी किसी की हेल्प कर दीजिएगा तो काफी एक अच्छे लेवल पर चीजें देखने को मिल सकती है। आसाम ने अभी दिल्ली का पैटर्न फॉलो करने की बात की जा रही है, ओड इवन जो व्हीकल फॉर्मूला है वो इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो सही भी है, देखिए आज के डेट में अगर बात की जाए ये जरूरी भी है, पर लेकिन ओड इवन से अच्छा है अभी फिलहाल जैसी कंडीशन बनी हुई है वो यहां पर किस तरीके से कोविड-19 को टैकल करना है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन जो है वो कंट्रोल की जा सके। ओड इवन भी एक अच्छा ऑप्शन है, कम से कम व्हीकल रहेंगे, लोग जो है कम इंटरेक्ट करेंगे, तो ये भी एक अच्छा तरीका बोल सकते हो। आप लोग ही क्या रहे हैं यहाँ पर कि ये फंडा अप्लाई किया गया यहाँ पर ये सही है या गलत है, आप लोगों के क्या सजेशन है यहाँ पर। अगर आसाम से अब लोग आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर भी। आगे अगर बात करें हमारी कंट्री में अगर बाहर से आप लोग पैसा मंगाना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों का अकाउंट होना चाहिए एसबीआई के अंदर में, और ये जो अकाउंट होना चाहिए एसबीआई के दिल्ली ब्रांच के अंदर होना चाहिए, तभी आप लोग यहां पर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है उसके तहत आप लोग वैलिड एक पर्सन रहेंगे फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेने में। एक एक्ट है हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं एफसीआरए, इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। ये एक्ट ये बोलता है कि बाहर से जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो सही तरीके से चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा आ रहा है एजुकेशन के लिए और आप लोगों को उकसाने में यूज कर रहे हैं, उनको लड़ाई लगवाने में, देश के अंदर सौहार्दपूर्ण भाव को खत्म करने में कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। फिलहाल जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैसा ले रही है पर लेकिन उनका एसबीआई में अकाउंट नहीं है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आधार कार्ड वगैरह मांगा जा रहा है तो उसके चलते अकाउंट नहीं है। पर लेकिन जब केस जो है यहाँ पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा तो उसके द्वारा ये बोला गया था यहाँ पर 5 मई को कि यार ऑलरेडी हमारी कंट्री में एक केस आया था जिसको बोलते हैं केएस पुत्तास्वामी केस। केएस पुत्तास्वामी केस में ये बोला गया कि आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी नहीं है कि आप लोग अगर यहाँ पर अपना कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं तो क्यों आखिर ये टंडेरा आप लोग लेकर घूम रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाए। कई बार यहाँ पर जो चीजें हैं वो इग्नोर की जाती है, तो उसी के चलते बार बार ये चीज आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अभी उसी के बारे में बात की जा रही है। कई सारी एनजीओ के द्वारा आरोप भी लगाया गया यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि अभी उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर रखा है, फंड नहीं वो रिसीव कर पा रहे हैं, तो इसके चलते भी बहुत सारे कोविड-19 के जो रिलीफ मेजर है वो हम लोग देश में नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसे भी आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो ये जो एफसीआरए वाला पूरा एक्ट है इसको पूरा डिटेल में अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर पूरा वीडियो है, तो एफसीआरए बाय वीर सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर, तो आप लोगों के सामने वो वीडियो खुलकर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखना। एक और छोटी सी बात, हाँ यार आप लोगों का जो कई सारे बच्चे बोले थे सर स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम है वो भी अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, तो ये भी पोस्टपोन किया जा रहा है। तो सारे एग्जाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो चाहे आप लोग किसी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी जो है उसमें चेंज कर लीजिए और उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, कि कैसे कैसे चीजें आप लोग को लेकर चलनी है। कोशिश कीजिए कि करंट अफेयर तो प्रेजेंट टाइम का आप लोग कवर करते ही रहें। स्टैटिक पोर्शन जो है वो अपना अच्छे से आप लोग रिवाइज कर रखिए। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से आप लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि चीजें जो हो रही हैं वो तो हो रही हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर लेकिन आप लोग टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो आप लोग को देखना है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जिनका नाम चंद्रचूड़ है, डीवाई चंद्रचूड़, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जज भी यहां पर अभी कोविड-19 से ग्रसित पाए जा रहे हैं। तो कई सारे जज अभी यहां पर, और ये वो जज हैं जो कि लीड कर रहे थे बेंच जो कि कोविड-19 के मैनेजमेंट से रिलेटेड केस जो है उसको टैकल कर रही थी। तो फिलहाल ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो कंडीशन जो है वो काफी दुर्गम है, तो इसलिए जरूरी है कि अपना ध्यान रखिए। आगे बात करें इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। बात की जा रही है यहां पर होमन बर्गोनियन के बारे में, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है आसामीज, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें इनके बारे में तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1978 में। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा किसके लिए दिया गया था, तो पिता पुत्र, ये यहां पर इनका एक नोवेल था जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। हालांकि 2015 में जाकर इनके द्वारा ये रिटर्न कर दिया गया। इनको लगा कि जो गवर्नमेंट है वो आज के में काफी ज्यादा देश के अंदर यहाँ पर इनटॉलरेंस देखने को मिल रहा है और यहाँ पर गवर्नमेंट उसके लिए प्रॉपर में कुछ कर भी नहीं है। तो इनटॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली यहाँ पर, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग ये याद रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर, तो जिसके चलते कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि पर्सन इन न्यूज में, ठीक है। आगे बात करें, यहां पर बात की जा रही है म्यूनिमेंट्स जो है, यानी कि जैसे कि जो भी आप लोग म्यूनिमेंट्स घूमने जाते हैं दिल्ली के अंदर, अगर कोई भी आप लोग घूम रहे हैं, जैसे कि आप लोग लाल किला बोल लीजिए, कुतुब मीनार बोल लीजिए, या कहीं पर भी आप लोग जो भी म्यूनिमेंट्स घूमने जाते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एएसआई जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा यहां पर ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि ये 31 मई तक बंद रहने वाले हैं, यानी कि कोई भी म्यूनिमेंट जो है वो ओपन नहीं होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर इनकी देखरेख का काम करती है। तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है यहाँ पर ये, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से स्टेटमेंट में पूछ ले आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इसको जो बनाया गया था ये 1861 में बनाया गया था। देखिए अंग्रेजों ने ना हमारे ऊपर ऐसे ही रूल नहीं किया।
हमारी कल्चर को समझा, हमारे रिलीजन को समझा, हमारे देश को समझा, हमारी एजुकेशन को समझा। उसके बाद में उन्होंने देखा कहां कहां पर कमियां और कहां कहां हम लोग घुस सकते हैं, तो फिर उन्होंने पूरा कोहराम मचाया 200 साल तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर जो इसको 1861 में तैयार किया गया, तो फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल इसके कौन थे वो आप लोग को बताना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आते हैं और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से कल भी बात की थी। गंगा में जो मछली का जो जाल है वो डाल डालकर लाश निकाली जा रही है। लगभग 71 बॉडीज जो है वो यहां से निकाली गई, यानी कि लोग जो है लोगों को जला भी नहीं रहे, पूरी की पूरी लाश को पकड़कर गंगा में फेंक दे रहे हैं। तो ये काफी दुर्गम कंडीशन देश के अंदर देखने को मिल रही है। और बिहार के अंदर ये जो बॉडी देखने को मिल रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से होती हुई आ रही है। तो गंगा रिवर अगर आप लोग देखेगा, ये उत्तर प्रदेश से होती, बिहार से होती है, वेस्ट बंगाल से होती हुई जाकर यहां पर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो यहां पर ये इसीलिए बोला जा रहा है यहां पर बिहार के वासियों के द्वारा कि उत्तर प्रदेश से काफी लार्ज स्केल पर यहां पर बॉडियां आ रही हैं, यानी कि एक बॉडीज जो है वो डेथ की यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, रियलिटी में कोविड-19 की है या फिर कुछ और भी इसके पीछे कोई कंडीशन है, वो भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। पता चला कुछ और माहौल बना हुआ है, हम लोग कोविड-19 का नाम लेकर उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। बाकी देखिए, एक साइड में तो आप लोगों को पता है क्या कंडीशन है देश के अंदर में, एक साइड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहां पर इसको गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं टाइम को। चाइल्ड मैरिज की जा रही है, नॉर्मल इंसान की शादी नहीं हो रही है जो एक शादी के लायक है, और यहां पर बच्चों की शादी की जा रही है, और लॉकडाउन के चलते कोई इसको नोटिस भी नहीं कर रहा है। अभी बात करें यहां पर बिटवीन अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक अकेले कर्नाटक के अंदर जो है 2180 जो बच्चे हैं उनकी शादी कर दी गई। समझ रहे हैं आप लोग क्या कंडीशन है कर्नाटक के अंदर में। तो ये सिचुएशन हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि बच्चों को किस तरीके से चीजों में चपेट में लिया जा रहा है। तो ये गलत चीजें हैं, ये जो चीजें होती हैं सही नहीं है। 18 साल लड़की की एज रखी गई हमारी कंट्री में और 21 साल लड़के की एज रखी गई है। हालांकि इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि 18 साल और 21 साल जो है इसको बढ़ाकर एक साथ कर देनी चाहिए या फिर क्या सिचुएशन है। आप लोगों का क्या राय है, अगर आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में तो एक ऐसा आंसर दीजिएगा जो कि आप लोग यहां पर इंटरव्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या लगता है इसको कि एज को एक कर देना चाहिए या फिर ये अलग अलग ही सही है, इसके चलते आप लोग की क्या राय है इसके बारे में। ठीक है, बताइएगा जरूर, सोचेगा इसके बारे में, बेसिक पर्पज ही है। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश को चाइना ने डरा दिया, बोला कि अगर क्वाड तुमने ज्वाइन किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। बांग्लादेश को काफी लार्ज स्केल पर एड दिया जाता है चाइना के द्वारा। तो क्वाड में कौन कौन है यहाँ पर, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और आज के डेट में कौन है, इंडिया है। तो यहाँ पर क्वाड जो है वो बांग्लादेश का पार्ट बने तो यहाँ पर कहीं भी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये इस तरीके से चेताया जा रहा है इनको। तो ये काफी एक बुरी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक सोवरेन कंट्री को यहाँ पर कई बार इस तरीके से डराया जाता है। ठीक है, तो ये हरकतें कौन कर रहे हैं यहाँ पर, ये हरकतें कर रहा है चाइना, और चाइना ऐसी हरकतें करने के लिए काफी ज्यादा फेमस है, मशहूर है। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं पहले इसने ऑस्ट्रेलिया को भी डराया था, ऑस्ट्रेलिया को ये बोल के डराया था कि मालाबार एक्साइज को ज्वाइन मत करना। तो उस टाइम पर तो ऑस्ट्रेलिया डर गया था, पर फिर आगे चलकर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, मालाबार एक्साइज इंडिया और यूएसए के बीच में जो कि 1992 में स्टार्ट की गई थी, बाद में चल के जापान भी इसमें जुड़ गया। तो 2015 में जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया। ठीक है, अभी रिसेंटली इसका कौन सा एडिशन और किस एरिया में देखने को मिला है, इसको रिवीजन कीजिए, बताइए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं पढ़ा चुका हूं, रिवीजन कराऊंगा, इसलिए आप लोग इसको जरूर देखें। आगे बात करें यहां पर WTO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में ये बॉडी बनाई गई थी जो वर्ल्ड ट्रेड में, जो वर्ल्ड लेवल पे कैसा ट्रेड चलता है, किस तरीके से चीजें चलनी चाहिए, तो फैसिलिटेट करता है कि ट्रेड जो है वो अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और जो इसकी चीफ है ये फर्स्ट वुमेन यानी कि पहली महिला जो चीफ बनी, इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाम है इनका नगोजी ओंकोजो इवेला। ठीक है, तो ये जो पर्सनैलिटी है यहाँ पर, ये जो पर्सनैलिटी है इनकी नेशनलिटी है नाइजीरियन पर्सनैलिटी है, यानी कि ये नाइजीरिया की पर्सनैलिटी है, पर लेकिन आज की डेट में अगर बात करें ये नाइजीरियन अमेरिकन कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को रखनी है जरूर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई महिला इस तरीके से इस पोस्ट पर पहुंचती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। टोटल मिलाकर कितने मेंबर हैं आज के डेट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 164 मेंबर हैं। ठीक है, यानी कि 164 मेंबर है आज के डेट में। अगर बात करें जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी के द्वारा भी पूछे गए हैं और आगे भी फ्यूचर में आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लेटेस्ट मेंबर कौन है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसेंटली अभी जो ज्वाइन किया है, यानी कि अभी लेटेस्ट मेंबर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन बना है। ठीक है, और वो जो कंट्री है, इतना आप लोगों को बता देता हूं कि शायद ही कोई कंट्री इतना ज्यादा न्यूज में रहता होगा जितना वो कंट्री न्यूज में रहता है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इसके चलते आप लोगों को बताना है इस कंट्री के बारे में।
तो ये कंट्री कौन सी है, आप लोगों को भी कई बार इसके बारे में मैं खुद भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए कि कौन है लेटेस्ट जो एडिशन इसमें हुआ है। आगे बात करें गेम में, वैसे तो कोई न्यूज नहीं है क्योंकि सारे गेम ठप पड़े हुए हैं, पर लेकिन कई सारे जो हमारे फॉर्मर जो भी यहाँ पर प्लेयर हैं उनकी जान जा रही है कोविड-19 के चलते, उनकी जो एज हो चुकी है ज्यादा, जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है अर्जुना, जो यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है वी चंद्रशेखर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, 3 टाइम इनको यहाँ पर नेशनल चैंपियन की कैटेगरी में रखा गया। फॉर्मर इंटरनेशनल भी यहाँ पर अभी हमारे बीच में नहीं कोविड-19 के चलते, तो अभी यहाँ पर ये न्यूज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इनके बारे में आप लोग ये बातें यहाँ पर याद रखते हैं, नाम है वी चंद्रशेखर, ठीक है। तो ये 3 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। अभी यहाँ पर ये अर्जुना अवार्ड भी इनको दिया गया था 1982 में, अभी हमारे बीच में नहीं रहे कोविड-19 के चलते, ठीक है। तो एक छोटी सी एक दुखद घटना है, पर्सन स्पेसिफिक कैटेगरी में आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आइए अब एडिटोरियल के ऊपर नजर डालेंगे कि एडिटोरियल में क्या क्या बात की जा रही है, एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए माइंड में, अगर कोई भी आर्टिकल आप लोगों के सामने आता है तो, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पर बात करूंगा काफी डिटेल में आर्टिकल, ये है आज की डेट में जो जेल में, जो हमारी कंट्री में जो एक तरीके से आज के डेट में जो प्रिजनर में जो लोग हैं, इनके जेल में जो लोग बंद हैं, उनको कैसे टैकल करके चलना है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, अगर जो जेल में जो कैदी होते हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो हमारे संविधान में 7वां शेड्यूल है और उसमें 3 लिस्ट हैं। पहली लिस्ट सेंटर है, दूसरी लिस्ट स्टेट है और तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट है। तो जो कैदी से रिलेटेड जो मैटर होता है, यानी कि पर्सन इन प्रिजनर जो होता है एक तरीके से, तो वो किस स्टेट किस लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर जब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा तो वहां पर आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है आज की डेट में अगर बात करें तो हम लोग को थोड़ा सा बात की जा रही है साइड वाले आर्टिकल में कि रेशनल होकर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। इनके द्वारा यहाँ पर एक स्टोरी भी सुनाई गई है, एजुकेशन को और हेल्थ को कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो आर्टिकल को डिस्कस करूंगा, एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा, कोविड-19 का क्या इंपैक्ट है वो भी समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। ये भी यहाँ पर कोविड-19 के बारे में कि राज्य कैसे रोल प्ले कर रहे हैं और दवाइयों को कैसे लेकर चलना है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और ये जो है यहाँ पर स्टेट जो है सेंटर को फैसिलिटेटर का काम करना चाहिए, यानी कि तीनों जो आर्टिकल है यहाँ पर उसी पैटर्न पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये भी कोविड-19 के चलते जो लोग जो है जिनको भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो कुछ स्कीम के बारे में बात की गई है, तो इसको भी इसी के साथ में इंक्लूड करके देखेंगे। ये जो आर्टिकल है ये म्यांमार के बारे में है, तो म्यांमार की कंडीशन कैसी है और कैसे उसको लेकर चलना चाहिए, इंडिया का क्या स्टैंड है इसको लेकर, तो उसके बारे में समझेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल आप लोगों के लिए बन जाता है। एजुकेशन के लिए आज के दिन में हर एक कोई भी अगर कंपनी है तो उसका ऐप आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर एक इंसान ये बोल रहा है कि ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये ऐप डाउनलोड कराने के पीछे क्या क्या मकसद उनके हो सकते हैं और क्या क्या आप लोगों की प्राइवेसी का हनन हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों का डेटा है, अगर कोई यूज कर रहा है तो कैसे उसका यूज किया जा रहा है और कैसे मिस यूज किया जा रहा है, इसके बारे में ये आर्टिकल है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। बाकी देखिए टेलीग्राम है, यहां से जाकर आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ साथ में जो क्वेश्चन पोस्ट करता हूं मैं, ठीक है, उनके आंसर भी जरूर दिया कीजिए। और जैसे आप लोग आंसर देंगे, जैसे आप लोगों ने आंसर दिया, तो यहां पर राइट साइड में कॉर्नर में आप लोगों ऊपर, ठीक है, तो यहां पर एक बल्ब देखने को मिलेगा, ठीक है। उस बल्ब पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसका आंसर भी निकलकर सामने आ जाता है। सही आंसर देंगे तो आप लोग का सेलिब्रेशन होगा, सितारे सितारे निकलेंगे, ठीक है। गलत आंसर देंगे तो फिर आप लोगों को कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। तो ये इस तरीके से पता चल जाएगा सही आंसर है गलत आंसर है। तो जो भी क्वेश्चन पोस्ट करता हूं उसका आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए, ठीक है। अभी बात करें, यहां पर बात की जा रही है कि जो भी कुछ यहां पर चल रहा है आज की डेट में, अगर देखा जाए दुनिया भर के पैसे जा रहे हैं, सारी चीजें जा रही हैं, पर लेकिन दवाइयां स्टेट को नहीं मिल पा रही है। इसके बारे में जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा उस टाइम भी आप लोगों से बताऊंगा। 40 से 50 शब्द अगर आप लोग चाहें तो यहां पर इसके बारे में लिख सकते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। देश के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि मिसमैच हो रही है डिमांड और सप्लाई में, जैसा मैंने आर्टिकल बताया कि डिमांड कुछ और है वहां पर और सप्लाई कुछ और देखने को मिल रही है। अभी बोला गया सेंटर के द्वारा कि 18 करोड़ के करीब यहां पर जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करा चुके हैं, पर लेकिन ये जो 18 करोड़ वैक्सीन जो आप लोगों ने प्रोवाइड कराई है, इसको अगर ढंग से चेक किया जाए पॉपुलेशन कितनी यहां पर कवर की जा रही है, तो यहां पर अगर बात करें फाइनल जो गोल यहां पर देखा जाए उसके कंपेयर में काफी कम है। 18 करोड़ जो वैक्सीन यहां पर जो अभी स्टेट को रिसीव की गई है, तो यहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अगर उसके बारे में बात करें तो 19.15 के करीब जो इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, ओनली उसको कवर किया गया है, बाकी सारे अभी बचे हुए हैं। अगर फाइनल डोज की बारे में बात करें तो अभी अगर कंप्लीट के बारे में बात करें तो 3.82 ही यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि फुल यूटिलाइजेशन किया जा चुका है दवाई का अगर बात करें, पर लेकिन फिर भी प्रॉपर वे में चीजें जो हैं वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और दवाइयां वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है आप लोगों के सामने, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और खासकर ये जो आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।
अगर आप लोग बात करें कल को, यानी कि आप लोगों ने अपना जो प्रेफरेंस बना रखा है कि मुझे आईपीएस बनना है, ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि इस चीज को आप लोग कैसे टैकल करेंगे। पता चला आप लोग जिस एरिया में है वहां पर, ठीक है, जेल के अंदर दुनिया भर के लोगों को ठूस रखा है, वहां पर प्रॉपर में अगर कोई बीमारी ऐसे आ जाती है तो आप क्या क्या स्टेप उठाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी चीजें आप लोगों से इंटरव्यू पूछी जाती है कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो कैसे टैकल आप लोग उसको करेंगे। अभी अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में सबसे बड़ी दिक्कत जो देखने को मिलती है वो ये है कि 70% के करीब जो केस है जो भी यहाँ पर जेल में पड़े हुए हैं वो सारे वो हैं जो कि आज की डेट में अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है, उनको एक तरीके से शक के बुनियाद पर उनको अरेस्ट किया गया है। अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो जो है उनके ऊपर जो है जो आरोप लगाया गया वो प्रूफ नहीं हुआ है कि रियलिटी में उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो इसलिए 70% तो केस जो है भीड़ जो भरी पड़ी है जेल में वो इन्हीं लोगों की है। इसीलिए कोर्ट ने भी कई बार यहां पर पुलिस को बताया कि यार ये हरकतें मत करो, कि फालतू में कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इन चीजों से आप लोग डिस्टेंस बनाकर रखो। बाकी कोविड-19 ने अभी यहां पर एक नया माहौल क्रिएट कर दिया, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। पहले कुछ बेसिक मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं। बात की जा रही है हमारी कंट्री में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है एनसीआरबी के द्वारा, जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये एक बॉडी है किसके अंडर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, बताइए। ये वीडियो के एंड में आप लोगों को बता दूं, वीडियो के एंड में नहीं, इसी आर्टिकल के एंड में बता दूंगा, जब आप लोग यहां पर ये बताइए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो इसके द्वारा 2015 में ये बताया गया इस रिपोर्ट के द्वारा कि जो जेल के अंदर में जो भी आज की डेट में हमारी कंट्री में जो कैदी हैं, हमारी कंट्री में ओवर क्राउडेड है, यानी कि जहां रहने की जगह एक ही है वहां 10-10 पड़े हुए हैं, ये सिचुएशन देखने को मिलती है। और 70% लोग ऐसे हैं जो कि अंडर ट्रायल चल रहे हैं, यानी कि जिनको बिना किसी एक तरीके से गुनाह पर गिरफ्तार कर लिया गया, बस शक के बेस पर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो पॉपुलेशन जो जनता आज के डेट में हमारी कंट्री में 70% देखने को मिलती है जिनको शक के गुनाह पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसी पॉपुलेशन 11% है यूके के अंदर में, 20% है यूएसए के अंदर में, 29% है फ्रांस के अंदर में, और हमारी कंट्री में 70%। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बेसिस पर हमारी कंट्री में इन्वेस्टिगेशन की जाती है और कैसी हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली ऑथोरिटीज हैं। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि कई बार यहां पर ऐसे भी लोग हैं बेगुनाह जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और लंबे समय तक जेल में पड़े रहते हैं। तो कंडीशन कहां खराब है, ओवर क्राउडिंग है यहां पर। इसी के साथ में जो ओवर क्राउडिंग तो जेल होगी, वहां पर अंडर स्टाफिंग है। आप लोग सोचिए एक जेल के बारे में अपने दिमाग में एक माहौल बनाइए कि एक पर्टिकुलर जेल है, वहां पर कई सारे कैदी रहते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे देखिए जैसे पर्टिकुलर हॉस्टल आप लोगों ने तैयार किया, जैसे आप लोग हॉस्टल में कभी रहते होंगे, तो जेल का तो एक्सपीरियंस नहीं होता है सबको, ठीक है। अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है वही जेल में जाता है, और जरूरी, और ये कोई अच्छी चीज भी नहीं है। अगर इलेक्शन लड़ रहे हो तो ही लोग बोलते हैं कि जेल में जाना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे माहौल बना रखा है, मतलब इलेक्शन लड़ रहे हो तो कम से कम 2-4 बार जेल में जाना चाहिए इंसान, समझ रहे हैं आप लोग। वो इंसान फिर आगे चलकर लेजिस्लेटर बनेगा, वो रूल और रेगुलेशन बनाएगा। ये समझिए कैसी गलत धारणाएं हैं। अगर बात करें जैसे हॉस्टल में आप लोग रहते हैं, हॉस्टल में मान लीजिए 50 लोग हैं एक हॉस्टल में, उस 50 के 50 लोगों को खाना भी चाहिए, उनके कपड़े धुलने हैं, ठीक है, वहां पर उनके रहने का, नहाने का, पीने का, सोने का सारा साधन करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो सारी सिचुएशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। वो वाली फैसिलिटी तो जेल में नहीं मिलती है, पर लेकिन फिर भी उनके नहाने का, उनके खाने का, उनके दुनियादारी का वो सारा जो सिस्टम एक नॉर्मल इंसान को चाहिए, ठीक है। उनके बाल भी कटने, ठीक है, पता चला उनके कपड़े फट गए तो उनको कपड़े भी प्रोवाइड कराने, सिल के देने कपड़े, तो सारी चीजें उनके लिए प्रोवाइड करानी है। अगर स्टाफ पूरा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो स्टाफ जो है वहां पर पूरा नहीं रहते हैं और पैसे भी पूरे प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं जेल को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए। नॉर्मल जनता परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, उन्हीं को दवाई नहीं मिल रही है, तो जेल के ऊपर कौन ध्यान देगा। इसी के साथ में कई बार यहां पर जेल के अंदर क्लैश भी देखने को मिलते हैं और कई बार अननेचुरल डेथ होती हुई नजर आती है। कई बार तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊं तो आप लोग समझ जाएंगे किसकी बात की जा रही है। आप लोगों ने देखा इस मूवी का नाम क्या है बताइए जरा। यहां पर बोलते नहीं है कि अभी तुमको पवित्र कर देते हैं, तो ये तेजाब डालते हैं यहाँ पर आंखों में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से बदला लेने के लिए ऐसी ऐसी एक्टिविटी की जाती है। तो कई बार पुलिस जो है वो अपनी जो पावर है उसका मिसयूज करती है। ऐसे कई सारे केस आप लोग कई सारे राज्य में देखने को मिले, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि ये गलत चीज है। पहले हमारी कंट्री में अननेचुरल जो डेथ थी वो लगभग हर साल 115 हो जाती थी, ठीक है। अभी ये बढ़कर जो है अभी यहाँ पर ये लगभग 200, 250 से 300 के बीच में यहाँ पर ये पहुंच गई है, ये जो अननेचुरल डेथ है। यानी कि हमारी कंट्री में ये अननेचुरल डेथ जो जेल के अंदर बढ़ गई है, तो गलत तरीके से यहाँ पर ये नहीं कहते कि यहाँ पर एक तरीके से बिना उसके ऊपर कार्रवाई किए हुए, सुने हुए, जो बिना जज के सामने रखे हुए यहाँ पर, तो ये ऐसी डेथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की कैटेगरी में रखा जाता है कई बार, यानी कि जुडिशरी के पास में पहुंचा ही नहीं, पहले उनको मार दिया गया है। तो ये मूवी आप लोगों ने यहाँ पर देखी होगी,
तो इसी के चलते ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है। तो इसको बोला जाता है कि यहाँ पर वायलेंस हो गया, फिर ऐसी कंडीशन देखने को मिल गई, कई बार आपस में लड़ जाते हैं, वो भी सिचुएशन रहती है। ओवर क्राउडिंग जो है हमारी कंट्री में ये अगर देखें तो निरंतर काफी बड़ी प्रॉब्लम बनी रही है, जिसके चलते जेल के अंदर काफी भीड़ भाड़ रहती है, और इसके चलते अगर बात करें वो भी पेंडेमिक के टाइम पर, तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अच्छा स्टेप उठाया गया, उसने बोला है हर एक राज्य को कि आप लोग यार इन चीजों को सुधारिए। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया क्योंकि स्टेट कैटेगरी में आती है पुलिस, और जो जेल के अंदर जो भी कैदी हैं वो भी स्टेट लिस्ट के अंदर ही आते हैं, ये याद रखेगा, 7th शेड्यूल के अंदर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। फिर बोले क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। तो थोड़ा सा भी रिवीजन अगर आप लोग कर लेंगे तो क्वेश्चन को आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर इंटरिम जो रिलीज के बारे में बात की जा रही है, तो किनको रिलीज करना चाहिए? एक तो दो बातें की जा रही है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर उनको जो कि एक तरीके से अभी फिलहाल जैसे कोविड-19 के चलते अभी चीजें बढ़ रही हैं, तो पूरे देश में कम से कम उन लोगों को जिनको जेल में रखना 7 साल से नीचे, ऐसे क्राइम किया जिसकी सजा 7 साल से नीचे है, एक तो उसको अभी छोड़ने की बात की जा रही है, और दूसरा जो कि आधी से ज्यादा सजा अपनी ऑलरेडी काट चुका है, उसके बारे में बात की जा रही है। क्योंकि पेंडेमिक का जो प्रकोप है वो यहाँ पर इससे पहले ही लोगों को मार डूबेगा अगर ये सिचुएशन नहीं सुधरेगी। अगर बात करें लास्ट ईयर कोर्ट ने थोड़ी जल्दी स्टेप उठा लिया था, मार्च 2023 में ही यहाँ पर ये स्टेप उठा लिया गया था। अभी फिलहाल चीजें थोड़ी लेट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टैकल करना है कैसे, यहाँ पर ये अब चीजों को टैकल करके चलना है, और इसके चलते हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात की जा रही है कि बेल पे यहाँ पर छोड़ना है या फिर पेरोल पर लोगों को छोड़ना है, तो कैसे इसको टैकल करके चलना है, तो ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि लोगों को यहां पर जेल के अंदर भर के नहीं आप लोगों को रखना है, उनको यहां से छोड़ना है ताकि सही टाइम पर उनको वहां से निकाला जा सके, और ऐसा ना हो कि वहां पर उनकी जान जा रही है इसकी वजह से, ठीक है। यानी कि यहां पर यह ना हो कि इंसान को सजा मिली है, पता चला बेगुनाह है, अभी उसके ऊपर केस चल रहा है और उसकी जान ये चलेगी। तो ये चीजें समझने वाली है जिनको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वरना काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी आगे चलकर। अगर यहां पर पता चला जिस इंसान को आप लोगों ने जेल में डाला उस इंसान की जान चलेगी, और पता चला वो इंसान जो था वो बेगुनाह था, ठीक है। एक बार चलो बेगुनाह एक तरीके से गुनाहगार जो है उसकी चलेगी, समझ में आता है, हालांकि जान तो उसकी भी नहीं जानी चाहिए, पर लेकिन यहां पर इस तरीके से नहीं, कंडीशन ये खराब है यहां पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए नॉर्मली, तो ये गलत चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे अगर बात करें, एक तरीके से कंटिन्यू आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है जो लोग जेल में हैं, और दूसरा स्टाफ वगैरह जो यहाँ पर इनके साथ में इंडल्ज रहता है उसको भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। उनको भी बेसिकली जो यहाँ पर स्टाफ है उनको खाने देने वाले बावर्ची वगैरह हैं, वहां पर धोबी हैं या कोई इस तरीके साफ सफाई वाले हैं, उनको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में प्रिवेंट करना पड़ेगा अनकंट्रोल जो स्प्रेड हो रहा है जेल के अंदर, अगर वहां पर ये पहुंच गया तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो डिकंजेस्ट कीजिए, यानी कि जो लोग भर रखे हैं आप लोगों ने भीड़ बकरियों की तरह, उनको वहां से निकालिए और प्रोटेक्ट कीजिए राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 ये बोलता है राइट टू लाइफ के बारे में हमारे संविधान में, जब पार्ट 3 में आप लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट के अंदर, तो ये राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक इंसान को राइट टू लाइफ है यहाँ पर। और हेल्थ अगर बात करें तो हेल्थ भी सही होनी चाहिए जेल के अंदर, पता चला हेल्थ भी सही वहां पर नहीं हो पा रही है। आगे अगर बात की जाए, जो रिपोर्ट है यहां पर ये बताती है कि टेस्ट पॉजिटिव अगर कोई हो रहा है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, रेगुलर टेस्टिंग करनी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। पर लेकिन रियलिटी में नॉर्मल जनता कोई चीजें नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि कैदियों को ये चीजें मिल पाएंगी, तो उनके लिए कैसे ये चीजें होंगी, तो उसके ऊपर अभी कोई भी चीजें क्लियर नहीं है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, कई सारे कैदी ऐसे हैं जो मीडिया से रिलेटेड जर्नलिस्ट हैं, कई सारे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। उनके बारे में क्या करियो, भीम कोरे गांव के लोगों को पकड़ा गया काफी लार्ज स्केल पर, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। एंटी नेशनल के टैग उनके ऊपर लगाकर जेल में डाल रखा है, तो वो अगर जेल में बंद है, अगर उनको बीमारी हो लग गई, उनकी डेथ होगी, तो ये कौन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जबकि वो अंडर ट्रायल है, अभी ये प्रूफ भी नहीं हुआ है कि हाँ इन्हीं के ऊपर ये आरोप लगा रखे हैं, सही है। तो किस तरीके से चीजें यहां पर चलने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी एक केस है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है प्रीलिम्स वगैरह के अंदर भी। बात की जा रही है यहां पर अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 में ये केस निकल कर आया। तो इस केस में यहां पर सीधी सीधी बात ये बोलेगी कि पुलिस को थोड़ा सा यहां पर हाथ अपना जो है वो टाइट रखना चाहिए। अगर यहां पर पकड़ने के बारे में बात करें, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाए और पकड़ के जेल में डाल दे जाकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा यहां पर अगर 7 साल से नीचे का अगर कोई केस है तो उसको आप लोग थोड़ा सा रियायत बरतो उसके लिए, ताकि उसको छोड़ दिया जा सके। हमारी कंट्री में अगर बात करें क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है उसके हिसाब से बात करें तो सेक्शन 436A यहां पर यह बोलता है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट जो हमारी कंट्री में अगर बात करें यहां पर, तो उनके बारे में बात की जा रही है कि यहां पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम जो टर्म है यहां पर अगर कोई अपनी पूरी कर चुका है तो उसको रिलीज कर दीजिए। यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 3 साल की सजा उसको दी जानी है, 1.5 साल ऑलरेडी वो जेल में रह चुके हैं, तो आप लोग उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, खासकर कोविड-19 की चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो इसके चलते पर चीजें ये भी समझनी पड़ेगी, इसमें भी कोई घपलाबाजी नहीं देखने को मिले। पता चला यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर
बोला जा रहा है कि हम तुमको छोड़ देंगे कैदियों को, और उनसे पैसे ले जा रहे हैं, आप लोग 40,000 दो, 50,000 दो, वो हरकतें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो अपने जान पहचान वाला कोई पर्सन है उसने अपना टांका भेजा और बोला कि हाँ यार अपने अपने को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये काफी एक तरीके से सिलेक्टिव और आर्बिट्रेरी यानी कि चुनिंदा और मनमाने ढंग से कोई ऐसी चीजें इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट तरीके से चीजें होनी चाहिए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसके बारे में आप लोग की क्या राय है जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इंडियन जो जेल है आज के डेट में वो रिफ्लेक्ट कर रही है ड्यूरिंग पेंडेमिक में एक नया हब बन सकती है वो आज की डेट में, यानी कि जो जेल है वहां पर आज की डेट में नया हब बन सकती है कोविड-19 की वेव का। तो इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट को किस तरीके से डायरेक्शन लेने चाहिए, कैसे रिफॉर्म लेकर आना चाहिए, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर बने तो आप लोग से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है कि जेल के रिफॉर्म के लिए क्या क्या सुधार लाने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये कई सारी बातें मैंने भी आप लोगों को बताई कि यहाँ पर एक तो एक तरीके से वैसे ही मनमाने ढंग से लोगों को नहीं पकड़ना है, तो ये सारी चीजें डीकंजेस्ट करके रखना है, प्रॉपर यहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए, एक इंसान है वो इंसान की तरीके से उसको रखना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल है ये है म्यांमार के बारे में। म्यांमार अगर आप लोग देखेगा तो ये हमारा पड़ोसी देश है, हमारी कंट्री का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम टच करता है म्यांमार। तो 4 ऐसे राज्य हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट के जो ये टच करता है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट तो वैसे भी फेवरेट होता है एग्जामिनर का, क्योंकि लोग नॉर्मली इसके नाम ये नहीं याद रख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, ये है यहाँ पर डाकू ने डकैत बोलते हैं जिसको ये डकैत क्यों बोला इनको, क्योंकि इनका नाम है यहाँ पर जनरल मिंग उंग हिलांग। ठीक है, तो ये हिलांग जो है ये भाई साहब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनको पकड़कर जेल में डाल दिया। ये लीडर है यहाँ पर जिनका नाम है आंग सांग सुई की, तो 75 साल के यहाँ पर ये डेमोक्रेसी लाना चाहती हैं, पर यहाँ पर ये चाहते हैं कि मिलिट्री रूल जो है वो बरकरार रहे। और अभी फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए 1 फरवरी से 1 साल तक का यहाँ पर मिलिट्री रूल इंप्लीमेंट इनके द्वारा कर दिया गया। जो भी पॉलिटिकल लीडर थे सारे को उठाकर जेल में डाल दिया गया। काफी बुरी कंडीशन देश के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर 2010 में जो चीजें की गई थी थोड़ा सा कि हाँ चलो चीजों को नॉर्मल करते हैं, तो 15 साल के डिटेंशन के बाद में इनको रिलीज किया गया था। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, याद रखना। ठीक है, आंग सांग सुई की को। फिर 2016 में यहाँ पर बोला गया कि नेशनल लीडरशिप के चलते एक प्रॉपर वे में चीजों को आगे लेकर चलना है, गवर्नमेंट वगैरह बनानी है। तो आगे चलकर जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, आगे चल के इलेक्शन वगैरह लड़े और यहां पर फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहां पर आई। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आर्मी भी अपना पूरा रोल प्ले कर रही थी, इनके पास भी कई सारी मिनिस्ट्री थी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है। आप लोग सोच के देखिए, हमारी कंट्री में डिफेंस है, उसके पास में होम मिनिस्ट्री है, उसके पास में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनके डिफेंस ही सारे काम कर रही है। हमारी कंट्री में डिफेंस एक मिनिस्ट्री है, जबकि यहाँ पर ये पूरी पावर है, इनके अंदर कई सारी मिनिस्ट्री रहती है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और बोला कि इलेक्शन में घपलेबाजी हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि ये अपनी पावर वहां पर मेंटेन रखना चाहते हैं। म्यांमार के अंदर रोहिंग्या वाला इशू भी चल रहा है, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहां पर शांति रहना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि अगर नहीं रही तो काफी बुरी प्रॉब्लम आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो शांति रहना जरूरी है, पर लेकिन सिचुएशन क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अभी फिलहाल क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या सिचुएशन है। जो आसियान कंट्री है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। आसियान जो कंट्री है, तो आसियान कंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इनके द्वारा अभी एक मीटिंग कंडक्ट कराएगी और ये आसियान का पार्ट भी है। ठीक है, आसियान का पार्ट है यहाँ पर म्यांमार, और आसियान इसके द्वारा 1997 में ज्वाइन किया गया था। फाउंडिंग मेंबर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर तो यहाँ पर 5 है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। और ये 5 मेंबर जो है बाद में ऐड किए, बुर्नोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। और लाओस और म्यांमार के द्वारा एक साइड में ज्वाइन किया गया। लेटेस्ट मेंबर जो था कंबोडिया 1999 में, तब से कोई नया मेंबर इसके अंदर नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी यहां पर अगर बात करें लोगों की जो डेमोक्रेसी, जो फ्रीडम, जो सारे राइट्स जो हैं वो सारे यहां पर कुचल कर रख दिए गए हैं मिलिट्री के द्वारा। मिलिट्री अपनी दादागिरी यहां पर दिखा रही है। ठीक है, तो एक तरीके से आर्मी जो है जो अभी लेकर चीजें चल रही हैं वो कोई सही सॉल्यूशन नहीं है, वो अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल कर रही है, तो उसको सुधारना चाहिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये सिचुएशन ये अभी फिलहाल के टाइम में बात करें तो यहां पर इनके ऊपर कोई सैंक्शन भी प्रॉपर वे में अब तक नहीं लगा। उसका क्या रीजन है? उसका ये रीजन है कि आज की डेट में जो यूएसए है, यूके और यूरोपियन कंट्री है वो तो इनके ऊपर सैंक्शन लगाना चाहते हैं, पर लेकिन रसिया और चाइना जो है वो यहां पर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें यूनाइटेड नेशन के अंदर आप लोगों को पता है परमानेंट मेंबर की वीटो पावर है रसिया के पास में और चाइना के पास में, और 5 मेंबर जो है फ्रांस, अगर बात करें यहां पर फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, यूके और रसिया और चाइना, पांचों में से एक भी कोई बोल दे काम नहीं होगा तो नहीं होगा, इसीलिए इसको वीटो बोला जाता है, यानी कि वो काम नहीं होगा। तो ये आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं।
एक तो ये बुरी कंडीशन हो रही है जिसके चलते यहां पर अभी कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। एक और बात यहां पर ये अगर बात की जाए कंबोडिया, वियतनाम, अगर थाईलैंड के बारे में बात करें, ये सिंपैथेटिक है मिलिट्री के लिए। कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड जो है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी अगर बात की जाए इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर वगैरह जो है ये चाह रहे हैं कि मीडिएशन यहां पर हो जाए। तो कई सारे लोग यहां पर चाह रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाए, पर लेकिन नॉर्मल नहीं हो पा रही है। अभी इनकी मीटिंग हुई 24 अप्रैल को, याद रखना 24 अप्रैल को इनकी मीटिंग हुई यहां पर। और 24 अप्रैल को जो मीटिंग हुई ये बोला गया कि सिचुएशन को कैसे नॉर्मल करके चलना है, तो ये इसके ऊपर फोकस देने की बात की गई। तो ये जो मीटिंग हुई यहाँ पर ये 24 अप्रैल को जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर में, इसमें यहाँ पर कुछ बातें सामने निकाल कर रखी गई कि कैसे आप लोगों को लेकर चले हैं। सबसे पहले तो ये बोला गया कि यार जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको आप लोग छोड़िए, ठीक है। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको बेसिकली लेकर चलिए, कोई मिड पाथ आप लोग निकाल लीजिए। वायलेंस देश के अंदर में नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दीजिए, जो लोग आज के टाइम फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, जो आज के टाइम मारे जा रहे हैं, कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। कोविड-19 वैसे ही चल रहा है तो उसमें आप लोग चीजों को देखिए, ठीक है। तो कई सारी ऐसी बातें की गई यहाँ पर। तो एक तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे जो रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं वो आज के दिन में रखाइन एरिया के जो थोड़े होते हुए वहां पर पहुंचे, तो उनको भी आप लोगों को वापस लेकर आना चाहिए। तो उसके बारे में कुछ बातें की जा रही है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी बातें यहाँ पर, तो ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज किया जाए और तब जाकर यहाँ पर सिचुएशन को देखा जाए। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंडिया क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंडिया ये बोलते हैं कि यार आप लोग मिड पाथ लेकर आओ, बुद्धा का पाथ लेकर आओ। आपकी तो कंट्री भी बुद्धिस्ट की कंट्री है, तो मिड पाथ फॉलो करो, मिलकर काम करो। अगर आप लोग अब तक कर रहे तो आगे भी मिलकर काम कर सकते हैं। जो पाथ फॉलो किया गया वो सही नहीं है। और इंडिया क्यों चाहता है शांति बनाकर रखी जा सके। हमारी कंट्री को अगर नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्ट करना है तो मिजोरम वाले एरिया के साथ में बड़ी आसानी से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। अगर यहां से नहीं जाएंगे तो हम लोग को वहां से घूमकर जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ सकते हैं कितना लंबा रास्ता पड़ेगा, कितने सारे रिसोर्सेज बर्बाद हो गए, और यहां से ऐसे पहुंच गए। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इनके साथ में अच्छे रिलेशन रखें। जो सितवे पोर्ट है यहाँ पर ये यूज किया जाता है कई बार, ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए, जो कि म्यांमार के अंदर में है। ओके, यहां पर रिवर जो है इसका नाम भी याद रखिएगा, ये है कलादान, ठीक है। तो ये भी कई बार न्यूज में रहती है। तो हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में खासकर अगर कोई इंसर्जेंसी होती है और म्यांमार में वो भाग जाते हैं, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मिलिट्री की हेल्प करती है यहाँ पर, इनकी मिलिट्री, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कुछ भी इंटरफियर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपनी चुप्पी साधे बैठे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग की क्या राय है आप लोग बताइएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे बात की जा रही है यहाँ पर एजुकेशन के बारे में और कई सारे मुद्दे के बारे में। तो ये देखिए, अगर किसी को एजुकेशन और हेल्थ दी जाए, आप लोगों ने ह्यूमन कैपिटल नाम सुना है। ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल होता है पैसा, एक तरीके का मशीन। आप लोग कोई मशीन लेकर आ गए, उससे आप लोग फिर पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो ह्यूमन को कैपिटल कब बनाया जाता है, जब एक ऐसा इंसान जो है अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन और वो इंप्लीमेंट करने लगे और पैसा कमाने लगे, तो अपने परिवार को भी चलाएगा। तो ये ह्यूमन कैपिटल बन गया, यानी कि पैसा जनरेट करने का बन गया। आप लोगों ने सुना होगा कई बार वो पैसा छापने की मशीन बन गया आप लोगों ने सुना होगा आसपास में चीजें, ठीक है। तो यहां पर जो एजुकेशन है, याद रखिएगा, एजुकेशन 7वें शेड्यूल के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है आज की डेट में, ठीक है। तो ये यहां पर अभी अगर जो प्रॉब्लम चल रही है तो एक रेशनल तरीके से चीजें होनी चाहिए। अभी यहां पर जो राइटर है इसमें ये बोल रहे हैं कि मैं जो है एक ऑटो रिक्शा वाले के साथ में बैठकर जा रहा था, यानी कि एक ऑटो में बैठा था, मैं पीछे बैठा था और वो आगे बैठकर ऑटो चला रहा था। ऑटो चलाने वाला ऑटो को इतनी स्पीड से चला रहा था कि मुझे लग रहा था कि कहीं ठोक देगा इसको, ठीक है। जैसे मैंने कहते हैं मिल्खा सिंह की भाई ठोकेगा, ये हवाई जहाज को नीचे उतार ठोकेगा, ये तो हमें चल रहा है तो कैसे आगे छोड़ के, ठीक है। तो वो कंडीशन यहां पर इनको लग रही थी। तो इन्होंने बोला कि यार इसको एक्सीडेंट हो सकता है, आप लोग धीमा चलाओ। तो उसकी ऑटो ड्राइवर की मेंटेलिटी क्या थी, उसने ये बोला देखिए एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर जो एक्सीडेंट होना होगा वो तो होगा ही होगा, उसको हम लोग नहीं रोक सकते। वो नहीं कहते कि जो होना होगा वो होगा ही होगा। तो वो वाली मेंटेलिटी थी, हो सकता है कहीं एक्सीडेंट होने वाला, और अगर मैं स्पीड से चला रहा हूं तो वहां से हम लोग बच सकते हैं। ये ऐसी बातें उसके द्वारा बोली गई। इसी तरीके से अगर बात की जाए आज के में जो देश के अंदर माहौल बना हुआ है, ये मान लिया गया था कई सारे लोगों के द्वारा जो होना होगा वो होना ही होगा, और उसी के बेस पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती हुई जा रही है। तो अगर हम लोग रेशनल तरीके से चीजें लेकर चलते हैं, अपनी एजुकेशन को ढंग से इंप्रूव करते हैं, अपने हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, तो चीजें सुधर सकती थी। अगर अच्छी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं तो अच्छे डॉक्टर हमारे पास में होंगे, ठीक है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर पाएंगे, और अच्छी हेल्थ अगर हम लोग प्रोवाइड करा पाते हैं तो फिर यहाँ पर अच्छी एजुकेशन भी हम लोगों को दे पाएंगे, क्योंकि बिना हेल्थ के आप लोग एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों को मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो आप लोग ढंग से चीजों को समझ पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो हेल्थ जो है 3 नंबर पर रखी गई है, और एजुकेशन जो है 4थे नंबर पर रखी गई है। यानी कि हेल्थ जो है वो एजुकेशन से पहले रखी गई है, क्योंकि भूखे पेट जो है वो भजन नहीं होते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। तो हेल्थ अगर सही रहेगी तभी एजुकेशन आप लोगों को सही देखने को मिलेगी। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर ये प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि हेल्थ को इंप्रूव करना काफी ज्यादा जरूरी है। और आज की डेट में अगर बात करें जिस तरीके से हेल्थ और एजुकेशन जो इंपैक्ट हो रही है कोविड-19 के चलते, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ताकि सिचुएशन को यहाँ पर सुधार कर आगे बढ़े, ठीक है।
ये बात बोली जा रही है। आगे अगर बात करें यहां पर, ये इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि आज की डेट में अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखिए, जो काफी बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को सपोर्ट करने में किया जा सकता है। यानी कि पेंडेमिक के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को सपोर्ट करे, एक फैसिलिटेटर का काम करे, ना कि वो अपनी मनमानी चलाए। अभी प्रॉब्लम क्या है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट को ये बोल दिया गया कि जो हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, यानी कि सेकंड लिस्ट में आता है 7वें शेड्यूल के अंदर में। और दूसरा, दवाई का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में, सेंटर के हाथ में। सस्ती दवाइयां किसको मिल रही है, सेंटर को मिल रही है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई भी लॉकडाउन लगाना है, कोई भी प्रोविजन लेना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो सारे स्टेप उठाए गए। तो इसके चलते स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्या रह गया, वो चीजें तो कुछ देखने को मिल ही नहीं रही है। तो वो सारी चीजें काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वो सारी समझने वाली बातें कि उसको कैसे लेकर चलना है, ठीक है। अभी अगर बात की जाए 18 से लेकर 44 साल से ऊपर के लगभग यहां पर जो 44 साल तक के जो लोग हैं उनको स्टेट को दवाई देनी है, और स्टेट को जो दवाई मिल रही है वो मिल रही है यहां पर डबल प्राइस पर। अगर सेंटर को दवाई जो है वो 154 की मिल रही है, तो स्टेट को दवाई लगभग 400 या फिर 300 रुपए की मिल रही है, ठीक है। तो अलग अलग दवाइयों के अलग अलग प्राइस है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो दवाई भी यहां पर एक प्राइस में देखने को नहीं मिल रही है, तो ये भी एक अलग माहौल क्रिएट यहां पर कर रहे हैं। इंडोनेशिया के अंदर जब देखा जाए, अगर इंडोनेशिया और फिलीपीन के अंदर दो कंट्री ऐसी हैं जहां पर जो वैक्सीन है यहां पर ये, ठीक है, तो उसको काफी कॉर्पोरेट को अलाउ किया गया, कम से कम मिलकर आ गए हैं, सिचुएशन को सुधारा जाए और अच्छे लेवल पर काम करने की कोशिश की जा रही है। पर हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्लान ही नहीं बनाया, उसके लिए प्रॉपर कोई बजट भी नहीं रखा कि हाँ ऐसी चीजों को लेकर चलें, प्रेजेंट टाइम पर क्या क्या कंडीशन बन सकती है, ठीक है। 3 लाख से करीब यहां पर 3.5 लाख या 4 लाख के करीब केस आ रहे हैं और 4000 के करीब लोगों की जान जा रही है डेली, ठीक है। तो इसके चलते अभी देश में जो सिचुएशन बनी है उसको कंट्रोल करने के लिए सेंटर को स्टेट का साथ देना चाहिए। स्टेट के ऊपर छोड़ दो कि हाँ आप लोग करो, और जो भी आपको चाहिए हमको बताइए, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे माँ बाप नहीं है, बेटों को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़ो जितना आप लोग को पढ़ रहे हैं, और जो भी चीजों की कमी है वो हमको बताना, हम देंगे। वही चीजें हैं यहाँ पर। हमारी कंट्री में कुछ एक्ट हैं, जैसे कि आप लोगों से बात करूं, सबसे पहले बात करें फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, तो एक तो उसको ढंग से लेकर चलना है जिसमें 70% गांव वाले एरिया को कवर किया जाता है और 50% जो शहर वाले एरिया को कवर किया जाता है। हालांकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा बोला गया था कि इसमें भी लोगों को कम कवर करो, ज्यादा कवर कर रहे हो, पर लेकिन वो तो अभी देखने को मिलेगा नहीं। अभी ये माना जा रहा है कि अभी रिसेंटली अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक स्टडी की गई, तो उस स्टडी में बोला गया क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, देश के अंदर भुखमरी को कैसे टैकल करना है। तो कई सारी बातें बोली गई। एक तो यहां पर बोला जा रहा है नरेगा वाली जो स्कीम है वो चलाइए ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए थोड़ा सा। दूसरा, फूड सिक्योरिटी एक्ट को आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए। तीसरा, यहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उसको आप लोग थोड़ा सा देखिए ताकि लोगों को ढंग से सिचुएशन को टैकल किया जा सके। राशन कार्ड आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो कई बार आधार कार्ड कनेक्ट नहीं है तो भूखे मर जाते हैं लोग, वो वाली चीजें आप लोग दूर कीजिए। तो कुछ ऐसे चीजें आप लोग यहां पर फॉलो करके चलिए, तो उसी के बारे में कई सारी बातें की जा रही है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं, एजुकेशन कंपनीज के बारे में बात की जा रही है जिसको एडुटेक आप लोग बोलते हैं। एडुटेक, एजुकेशन की टेक कंपनी, ठीक है, यानी कि एजुकेशन को जो कमर्शियलाइज करने का काम कर रही है उन कंपनीज के बारे में बात की जा रही है। वो आप लोग का डेटा इकट्ठा करती हैं अगर आप लोग उनका ऐप डाउनलोड करते हैं। आप लोग उनका ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, आप लोग बोलेंगे किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बोलेंगे एज क्या है, आप लोग अपना ईमेल आईडी देंगे, ठीक है, आप लोग कई बार अपना एड्रेस में वहां पर पूछा जाता है, अपनी फोटो आप लोग देंगे वहां पर, कई बार वो भी अपलोड कर ली जाती है, अपना अकाउंट आप लोग को बनाना है। तो ये जो डेटा है इसकी क्या गारंटी है कि ये डेटा जो है सिक्योर रखा जाता है। हो सकता है कि मान लीजिए आप लोग जो है, आप लोग चाहते हैं कि बैंकिंग की तैयारी करना, ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं किसी और एग्जाम की तैयारी करना, तो वहां पर कल को चल के आप लोग को देखने को मिलेगा कि आपका डेटा अगर बेच दिया जाता है तो आप लोग को दूसरी कोचिंग के भी ऐड आने लगेंगे, बैंकिंग के, यार बैंकिंग की तैयारी हम करा रहे हैं। तो डेटा एनालाइज करना एक काफी बड़ी टास्क आज के डेट में हो चुकी है, जिससे दुनिया भर का पैसा कमाया जाता है, डेटा बेचा जाता है। अभी रिसेंटली मैं आप लोगों को भी बताता हूं, अभी कुछ दिनों पहले एक बैंक में अकाउंट खुलवाया, ठीक है, जिस तरीके से, ये मेरा नहीं एक बच्चे का एक्सपीरियंस था, ठीक है, और ये मैंने तो बहुत पहले खुलवाया था, तब भी मुझे भी देखने को मिलता है कि अलग अलग अगर बैंक अकाउंट आप लोगों ने खुलवा लिया है और आप लोगों ने कोई पॉलिसी ले ली है, ठीक है, तो अलग अलग दूसरी पॉलिसी के आप लोगों के पास से मेल आने लगेंगे, हमारी भी ले लो, तो इसका मतलब आपका डेटा जो है वो बेच दिया गया है। नया कोई सिम आप लोग ले रहे हो, उस पर दुनिया भर के मैसेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कभी कोई आ रहा है फालतू का कि आपकी लॉटरी लग गई, लोन लग गया, ये लग गया, फलाने का ना, तो इसका मतलब गलत इंसानों के हाथ में आप लोगों का डेटा बेचा जा रहा है। हमारी कंट्री में कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी का लॉ नहीं है डेटा को सिक्योर करने का, जैसे कहां पर है, यूरोप के अंदर में है, याद रखिएगा, लिखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, कहां पर है, यूरोपियन कंट्री है, 27 कंट्री है ना, यूरोपियन, ब्रिटेन के बाहर निकालने के बाद में 27 है, वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। आज के में स्कूल और जो यहां पर कॉलेजेस हैं ये सारे या फिर कोई भी है ऑनलाइन आ चुके हैं, तो ऑनलाइन ये आज की डेट में ऐसा फंडा बन चुके हैं कि सब कुछ डेटा ऑनलाइन है, ऑफलाइन छोड़कर, वो ऑफलाइन को छोड़कर सब ऑनलाइन आ गए, क्योंकि जब एक साल तक चीजें चल रही है तो कैसे नॉर्मल होंगी।
टीचर जो है यहाँ पर आज के डेट में बिकेम ए फैसिलिटेटर एक तरीके से लर्निंग में इन कंपेयर टू कंटेंट प्रोवाइडर। पहले टीचर क्या था, क्लास में जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर देता था, पर लेकिन आज के डेट में और भी कई सारी चीजें टीचर को मैनेज करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसके चलते जो कंपनीज है वो यहाँ पर ऐप के थ्रू सारी चीजें मैनेज कर रही है। तो यहाँ पर आज के डेट में जैसे जीपीएस वगैरह हो गया, जायरोस्कोप हो गया, एक्सेलेरोमीटर हो गया, ठीक है, ये मैग्नेटोमीटर हो गया, या यहाँ पर बायोमीटर सेंसर हो गए, ये सारी चीजें आप लोगों को मोबाइल में देखने को मिलेगी। कैमरा है, माइक्रोफोन है, ठीक है, इवन कई बार अगर आप लोग देखिए अलार्म वगैरह किस टाइम उठ रहे हैं, क्या सो रहे हैं, सारी चीजें आप लोग मोबाइल के अंदर फिट करके रखते हैं। कई सारी ऐसे भी कंपनी है आज के डेट में, आप लोग ये बताती है कि आप अपना पूरा दिनचर्या बताइए, हम आपको आपका टाइम टेबल बना के देंगे। ठीक है, आप लोगों को लगता है फ्री में टाइम टेबल मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा है, वो आप लोगों को समझना चाह रहे हैं किस किस टाइम ये जो इंसान जो है ये जगते हैं, और जब सबसे ज्यादा लोग जग रहे होंगे उस टाइम पर अपना डेटा आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, कंटेंट वगैरह, ताकि उनके जो वीडियोस हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा देखी जा सके, या फिर एडवर्टीजमेंट उसी टाइम पर ज्यादा आएंगे आप लोगों की वीडियो के ऊपर जब यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका कोर्स वगैरह बेचा जा सके। तो इस सारा डेटा को एनालाइज किया जाता है इनडायरेक्ट वे में, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से जो लर्निंग है उसको लेकर चलना है, और कैसे यहां पर ये एक बिजनेस जो बनता जा रहा है उसको कैसे टैकल करना है, प्रॉफिट बेस पर सारी चीजें हो रही हैं आज के डेट में। हर एक इंसान जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ आज के डेट में बेचता हुआ नजर आएगा। तो कंडीशन क्या बनती है इसमें, जब इंसान कुछ ना कुछ इस तरीके से बेचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो फिर उसके पीछे प्रॉफिट क्या होना चाहिए वो चीजें देखना स्टार्ट करेगा। पर लेकिन देखिए प्रॉफिट जरूरी भी है अगर कोई कुछ काम कर रहा है, पर लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो सामने वाले को जो है उसकी कहानी खराब कर दे। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर ये कि एजुकेशन और हेल्थ जो है ये दो ऐसी चीजें जो कि हमेशा अफोर्डेबल होनी चाहिए। ठीक है, लोगों तक पहुंचे आराम से, कोई दिक्कत देखने को न मिले, तो ये चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलनी चाहिए। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। GDPR जो है यहां पर ये जो बेसिकली डेटा को प्राइवेट करने का कोशिश करते हैं, तो हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसी प्रोविजन होनी चाहिए, और कंपनी को भी अपने एक पैजामे से बाहर नहीं जाना चाहिए कि यहां पर फालतू में लोगों का डेटा मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए एजुकेटर्स का, रिसर्चर का, पेरेंट्स का, लर्नर का, इंडस्ट्री एक्सपर्ट का, ताकि गलत चीजें न हो सके, उसको कंट्रोल किया सके। और एक एथिक्स दिखना चाहिए यहां पर जो कंपनीज है उनके अंदर भी, ताकि लोग जो है और इस फील्ड में आए, इसको एक तरीके से गंदगी न बनाया जाए, यानी कि गलत तरीके से मिसयूज न किया जाए। आप लोग की क्या रहे इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये इसी के बारे में तो ये था आज का डिस्कशन। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर आज तो हद कर दी 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो गया। चलिए कोई नहीं, देखिए जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए। प्रिवेंशन ऑफ द डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इसका आंसर है, आंसर इसका ए हो गया। तो केटी थॉमस कमेटी इससे रिलेटेड है। बाकी जो भी क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूं उनके भी आंसर आप लोग जरूर दीजिए। टेलीग्राम में स्टडी लवर भी सारी पीडीएफ भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी, और लिंक वीडियो के नीचे है। आंसर राइटिंग टेलीग्राम जो ग्रुप है वह वीर तालियान के नाम से, वो भी नीचे मिल जाएगा आप लोगों को। और जब भी आप लोग अगर स्टडी और वीर ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी मैं लिंक दे देता हूं, ताकि आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग पहुंच जाएं, कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले। जैसे ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। मान लीजिए आप लोगों को आंसर राइटिंग ग्रुप में जाना है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आंसर राइटिंग ग्रुप में पहुंच जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जाकर अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप लोग के आंसर यहाँ पर आप लोग उसके नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आंसर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बल्ब के ऊपर क्लिक करिएगा तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए अच्छे से इनको एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियो को रेट जरूर कीजिए कि 10 में से आप लोग इसको कितने मार्क्स देंगे। अच्छा लगता है जब आप लोग रेटिंग करते हैं, जहां पर भी जो भी कमी आप लोगों को लगती है छोटी छोटी, उसको आप लोग सामने निकाल कर लाइए, या फिर ओवरऑल क्या लगता है उसके ऊपर आप लोग मार्क्स दीजिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।